दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम मूवमेंट पोएट्स और मूवमेंट पोएट्री की बात करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हर तरीके की पोएट्री का एक फ़ेज़ आता है, जैसे कि रोमांटिक पोएट्री थी या फिर मेटाफिज़िकल पोएट्री थी। हर तरीके की पोएट्री का फ़ेज़ आता है और एक-एक करके फिर वो फ़ेड हो जाता है और उसके बाद नए तरीके की पोएट्री आती है या नए तरीके की पोएम्स जो हैं वक़्त के साथ-साथ इंट्रोड्यूस की जाती हैं। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम मूवमेंट पोएट्स की बात करेंगे। इनकी ये लोग क्यों फ़ैशन में आए, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी, कौन-कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कब से शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि पहले वाले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, डायलन थॉमस की लाइफ़ के बारे में जब हम बात कर रहे थे, उनके बारे में हमने सब कुछ सुना और जाना कि कैसे उनकी जो पोएट्री थी वो काफ़ी फ़ेमस थी, क्योंकि वो रेडियो पे भी काम किया करते थे। और उनकी डेथ के बाद ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स तक उनका स्टेटस एज़ अ पोएट वाज़ स्टिल कन्फर्म नहीं था कि है कि नहीं है। जब वो ज़िंदा थे तब तक तो बहुत फ़ेमस थे, सब कुछ था। लोग उनके बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े फ़ैन फॉलोइंग उनकी बहुत ज़्यादा थी, सब कुछ था। लेकिन उनकी डेथ के बाद जो था 2 साल तक स्टिल पीपल वर नॉट श्योर कि वो सच में एक अच्छे पोएट थे भी। कि कभी-कभी होता है ना कि कुछ लोगों में चार्म होता है, तो उनकी पोएट्री के लिए भी कहा जाता है कि वो पोएम्स लिखते थे, अच्छी लिखते थे। लेकिन जब वो अपनी पोएम्स रेडियो पे बोला करते थे, सो द वे ही यूज्ड टू स्पीक, वो पोएम्स ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाया करती थी, जिसकी वजह से उन्हें इमेंस पॉपुलैरिटी मिली। तो क्योंकि उन्हें इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, इतना लोग उन्हें पसंद करते थे, नेम और फेम उन्हें इतना ज़्यादा मिला, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ लोग होंगे, दूसरे जो पोएट्स होंगे, उनको जलन होगी कहीं न कहीं, उनको गुस्सा आएगा कि मेबी हो सकता है कि वो लोग उस डायलन थॉमस से ज़्यादा अच्छे पोएट्स रहे होंगे, लेकिन उनको वो नेम और फेम नहीं मिला, तो उनको गुस्सा आएगा, उनको बुरा लगेगा कि मैं भी इतना टैलेंटेड हूँ बट मुझे तो उसका 10% भी नहीं मिल रहा है। तो इसकी रिएक्शन में जो है इंग्लैंड में एक नई मूवमेंट शुरू हुई जिसका कि नाम था मूवमेंट पोएट्स। इसके जो मेन स्पोक्स पर्सन थे वो 2 थे। पहला था किंग्सली एमिस और दूसरे थे रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट। तो इन्होंने जो है शुरुआत की, अपना रिजेंटमेंट जो था, अपना जो गुस्सा था अगेंस्ट डायलन थॉमस, उन्होंने इसको निकालना शुरू किया। तो सबसे पहले जो पोएट थे जो एमिस, उन्होंने बोला कि थॉमस शुड हैव स्टक टू स्पूइंग बियर नॉट इंक। यानी कि वो कह रहे हैं कि ना जो थॉमस है, डायलन थॉमस, उसको ना बियर निकालनी चाहिए, उसको इंक नहीं निकालनी चाहिए, उसको इंक वाले लिखने वाले काम नहीं करने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी जो पोइट्री है डायलन थॉमस की, इट्स डिफ्यूज एंड सेंटिमेंटल वर्बिएज और हॉलो पिरोइट्स। इनकी जो थीम्स भी है वो भी बहुत ऐसी बच्चों जैसी थीम्स है, नॉस्टैल्जिया और चाइल्डहुड और ऐसी सब चीज़ों के ऊपर ही पोएम लिख रहे हैं। तो इसीलिए ये जो लोग थे, ये लोग उनकी डायलन थॉमस की पोएम से काफ़ी परेशान हो चुके थे, उन्हें नहीं अच्छे लगते थे वो पोएट और उनकी पोएट्री। तो इसीलिए जो 1950s का शुरुआत है, वहाँ से मूवमेंट पोएट्री की शुरुआत हुई। आप कह सकते हैं कि 1 अक्टूबर 1954 को एक अनोनिमस आर्टिकल जो छपा है, द स्पेक्टेटर करके एक न्यूज़पेपर था, उसमें एक अनोनिमस आर्टिकल छपा जिसमें कि लिखा हुआ था कि आजकल का जो करंट पोएटिक नॉर्म्स है और अभी जो हमारा पोएटिक फ़ैशन जो उस वक्त चल रहा है, उसमें लोगों ने कहा कि अब वक्त बदल गया है, जो रूल्स है वो बदल गए हैं, इसी तरह हमारा जो लिटरेचर है वो भी बदल जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब जो हमारा लिटरेरी टेस्ट है वो नई एज के साथ, उसकी सेंसिबिलिटी के साथ मैच करना चाहिए, और पुरानी जो चीज़ें जो थी, जो हम फॉलो कर रहे थे, अब उसकी जगह हमें नई चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। अब ये जो आर्टिकल था, ये सिर्फ़ एक शुरुआत थी, जो हम बोलते हैं ना कि एक नींव जो रखी जाती किसी भी चीज़ के लिए, सिर्फ़ एक शुरुआत थी। इसके पीछे जो अब मतलब वो आर्टिकल पब्लिश होने के बाद अब जो आगे कहानी शुरू हुई, वहाँ से हमारी मूवमेंट पोएट्री जो एक्चुअली शुरू हो जाती है। तो इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि द राइटर्स ऑफ द न्यू मूवमेंट थस इमर्ज्ड एज अ रिएक्शन टू द ओल्डर जनरेशन ऑफ पोइट्स, क्योंकि वो पुरानी पोइट्स और उनकी पोइट्री से परेशान हो चुके थे, इसीलिए एक रिएक्शन के थ्रू जो है ये जो पोइट्री है, ये जो मूवमेंट है, ये शुरू हुआ है। अब ये जो पोएट्स थे, ये टी.एस. एलियट के थोड़े अपोजिट, मतलब जैसे टी.एस. एलियट थे ना, उससे काफ़ी उल्टे ये पोएट्स थे। जहाँ एलियट बहुत ही इमोशनल और स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हमने द वेस्टलैंड में भी पढ़ा हुआ है कि वो जिस तरीके की चीज़ों की बात करते हैं, उसके अपोजिट में ये जो हमारे आज के पोएट्स थे, जो मूवमेंट पोएट्री को फॉलो करते थे, ये स्केप्टिकल थे, यानी किसी भी चीज़ पर एकदम भरोसा नहीं करेंगे। ये रोबस्ट थे, स्ट्रॉन्ग थे, आयरॉनिक थे, एंड दे वर प्रिपेयर्ड टू बी एज कम्फर्टेबल एज पॉसिबल इन अ विकेड, कमर्शियल एंड थ्रेटन्ड वर्ल्ड। यानी अभी तक जो एक पोएट्स को लेके एक नॉर्म बना हुआ था ना कि पोएट्स बहुत सेंसिटिव होंगे, रोमांटिक होंगे, ऐसे होंगे, वैसे होंगे, उसकी जगह ये जो लोग थे, ये जो पोएट्स थे, ये इस दुनिया से लड़ने के लिए, उनसे झगड़ने के लिए एकदम तैयार बैठे हुए थे। अब वो जो पहला आर्टिकल छपा, उसके बाद 2 और चीज़ें हुई जिससे कि जो है हमारा मूवमेंट पोएट्री को
एक बोलते हैं ठप्पा लग गया, एक स्टैम्प मिल गया, अप्रूवल मिल गया। उसमें से पहली चीज़ ये थी, द फर्स्ट वॉज द पब्लिकेशन ऑफ पोएट्स ऑफ द 1950s बाय DJ एनराइट। और इसके बाद जो है दूसरा था कि एंथोलॉजी पब्लिश हुई थी न्यूयॉर्क पोएट्स, जिनको हम अवांत गार्ड कहते हैं, जो कि बोलते बिल्कुल नए नए जो लोग आए, ये आगे हमको लेके जाएंगे, ये सही चीज़ें बताएंगे। इसमें टोटल जो थे 9 पोएट्स थे, जिनके नाम मैं यहाँ स्क्रीन पे दे रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं। DJ एनराइट, रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट। जो पोएट्स थे वो थे किंग्सली एमिस, डोनाल्ड डेव, जॉन हॉलोवे, एलिजाबेथ जेनिंग्स, जॉन वेन, टॉम गन एंड फिलिप लार्किन। फिलिप लार्किन जो हमारे सिलेबस में भी है, हम उनकी पोएम्स भी पढ़ेंगे। अब ये जो लोग हैं, इन्हें लिंक किया जाता है मोस्टली मूवमेंट पोइट्री से, और इनको माना जाता है कि ये लोग सब एक ग्रुप के हिस्से में थे। बट असल में तो बात ये थी कि ये लोग आपस में, इनको शायद खुद को भी नहीं पता था कि ये लोग मूवमेंट पोइट्री को फॉलो करते हैं। इनको सबको एक ग्रुप में इसीलिए रखा गया है क्योंकि जो है ये सभी लोग जो एग्जिस्टिंग पोएम्स थी या जो पोइट्री के नॉर्म्स थे, उसको वो पसंद नहीं करते थे। इनफैक्ट अगर आप इनकी पोइट्री को इंडिविजुअली लेंगे तो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ये लोग सब पुरानी पोइट्री से नफरत करते हैं, उससे चिढ़ते हैं, उसके अलावा इनकी पोइट्री में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। इनफैक्ट इसमें से बहुत सारे लोग जो थे वो अपने आप को आइडेंटिफाई भी नहीं करना चाहते थे एज अ मूवमेंट पोएट। उन्हें नहीं अच्छा लगता था कि कोई उन्हें इस कैटेगरी में डाले, और बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था कि वो इस कैटेगरी में है भी। फिलिप लार्किन वॉज एन एक्सेप्शन हु रिमेन कंसिस्टेंट इन दिस थीम एंड एटीट्यूड। तो बाकी जो लोग थे उन्होंने थोड़ी बहुत पोएम्स लिखी इस टाइप की और फिर वो मूव ऑन किए, लेकिन फिलिप लार्किन जो है वो लगातार उसी मूवमेंट पोइट्री के लाइक उसी मूवमेंट में वो पोएम्स लिखते रहे। उनके आगे की भी जो पोएम्स है वो वैसे ही लिखते रहे। अब अगर उस वक्त में और क्या क्या हो रहा था उसकी बात करें तो T.S. एलियट जो थे वो अपने पीक पे थे। उन्होंने द वेस्टलैंड पब्लिश की थी और वो बहुत ही फेमस हो चुके थे, सब लोग उन्हें जानते थे। और वही जो फिलिप लार्किन है, उन्हें T.S. एलियट और उनकी पोएट्री इतनी जमती नहीं थी, उन्हें नहीं समझ में आती थी, उन्हें नहीं अच्छी लगती थी उनकी पोएट्री। तो फिलिप लार्किन जो थे वो बहुत ही मॉडर्निस्ट मूवमेंट को एडवोकेट करते थे, उसकी साइड लेते थे, और इसीलिए जो T.S. एलियट जो स्पिरिचुअल है उस टाइप की पोएम्स वो लिखा करते थे, उन्हें वो समझ में नहीं आती थी। इनफैक्ट फिलिप लार्किन जो है, इनके लिए कहा जाता है कि ही वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि एजरा पाउंड, पाब्लो पिकासो एंड चार्ली पार्कर जो है ये 3 विलन ऑफ द एज हैं। तो उन्होंने ऐसी चीज़ क्यों कही? क्योंकि आप देखा जाए तो ये सभी जो थे, ये पाब्लो पिकासो भी बहुत फेमस आर्टिस्ट थे, चार्ली पार्कर भी आर्टिस्ट थे, और एजरा पाउंड भी जो है पोएट थे और लिखा करते थे पोएट्री। तो इसके पीछे ये कहा जाता है कि एजरा पाउंड जो है ये काफ़ी अनकन्वेंशनल, फ्लैम्बॉयंट और लाउड थे। मतलब कुछ लोग जो थे ना थोड़े लाउड टाइप की उनकी पर्सनालिटी थी। तो वो क्या करते थे कि वो जहाँ पे भी जाते थे सिर्फ अपना, उन लोगों का उनका पर्सनालिटी ऐसा होता है कि वो सब कुछ अपना अपना कर लेते हैं, अपने हिसाब से जो वो बोलेंगे वो चीज़ सही हो जाएगी एंड दे कैन गेट अवे विद इट। उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, उन्हें कोई क्वेश्चन भी नहीं करेगा। तो उनकी इस एटीट्यूड की वजह से जो है उन्हें उनसे जो कम उन्हें उतना टैलेंट नहीं था, उनसे जो कम टैलेंट वाले लोग थे या जो भी आप कह लें, तो जब एजरा पाउंड किसी का सपोर्ट करते थे तो वो इंसान के लिए तो फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि एजरा पाउंड की पर्सनालिटी ऐसी है कि ही विल ब्रिंग दैट अदर पर्सन अप। लेकिन उसकी वजह से जो बाकी लोग हैं उन्हें अपना चांस नहीं मिल पा रहा था। तो कह सकते हैं कि एजरा पाउंड जो है वो T.S. एलियट को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो बाकी लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसीलिए जो है ये रिएक्शनरी ग्रुप बाहर आया, क्योंकि उन लोगों में गुस्सा था, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन था, एंगर था, तो वो किसी ना किसी तरीके से बाहर आना ही था। तो वो एक मूवमेंट ग्रुप या रिएक्शनरी ग्रुप के रूप में बाहर आया। द टाइम वॉज राइप फॉर द अथॉरिटी ऑफ पाउंड एंड एलियट टू बी चैलेंज्ड, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट लार्किन एंड इट्स फ्रेंड्स डिड। कि एजरा पाउंड और T.S. एलियट ने जो एक अपनी अथॉरिटी, अपना डोमिनेंस सब जगह बना के रखा था, उनकी चल रही थी, उसको चैलेंज करने के लिए कहीं ना कहीं से तो कभी ना कभी कुछ होना ही था, जो कि फिलिप लार्किन और उनके दोस्तों ने किया। अब उन लोगों का ये कहना था, जो मूवमेंट पोइट्स है उनका ये कहना था कि T.S. एलियट का जो वर्क है इट्स टू क्लेवर एंड टू अल्यूसिव टू बी अंडरस्टूड बाय अ कॉमन मैन। यानी कि इसकी जो पोइट्री है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांड करती है रीडर से। आप ऐसा नहीं कि आप आराम से, आप काम से थक के आए हो तो आप आराम से बैठ के बुक रीड करोगे, पोएम पढ़ोगे, नहीं। इसकी जो पोएम है उसको पढ़ने के लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑडियंस चाहिए, जो कि हिस्ट्री भी जानती है, जो पोइट्री को बहुत अच्छे से जानती है, जो एंशियंट चीज़ों में जो है वो भी जानती है, जो अभी जो हो रहा है वो भी जानती है। ऐसे लोग चाहिए जो बहुत ज़्यादा हर चीज़ जिनको सब कुछ पता हो, जिनका बहुत एक्सपेंसिव एक टेस्ट हो, और तब वो लोग जो है वो इनकी पोएम को बैठ के पढ़ सकेंगे। जैसे कि एलियट के लिए कहा गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी टेरिबली एजुकेटेड, you have to read everything to know these things, and secondly you have got somehow to work them in it to show you're working them in। कि इसकी पोएम पढ़ना जो है आपको फैशनेबल बनाएगा कि वाह मुझे उसकी पोएम समझ में आती है, ऐसा। Beside being too learned, Eliot's poetry voices a discontentment with things as they are। मतलब
ये कि ये जो पोएम है इसको पढ़ने के लिए आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद बात ये है कि जो इलियट है वो चीज़ों से खुश नहीं है, कि जैसी चीज़ें अभी हैं उनसे वो खुश नहीं है। वो नहीं चाहते कि लोग जैसी चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि जैसे उन्होंने अपने द वेस्टलैंड में कहा है कि आज की जो दुनिया है ये एक बंजर ज़मीन के बराबर है और लोगों में कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, और ये सब चीज़ उन्होंने कही है। तो वहीं फिलिप लार्किन का कहना था कि ऐसा नहीं है, आज के लोगों में भी मॉरल वैल्यूज़ हैं और यू हैव टू बी एक्सेप्टेबल अ लिटिल बिट, कहीं ना कहीं तो आपको होना ही पड़ेगा। और इसीलिए उनका कहना था कि इलियट जो है ये एक ऑर्डिनरी मैन की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकता। उनको तो रोज़ की रोज़ी रोटी ब्रेड, उनको तो इसी चीज़ की चिंता है कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उनसे तुम अगर ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो मॉरालिटी और इन सब चीज़ों पे या स्पिरिचुअल चीज़ों पे ध्यान देंगे, तो जिस इंसान को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या सोचेगा। ये सब चीज़ों को लेके जो फिलिप लार्किन्स और उनके फ्रेंड्स हैं उन्होंने कहा कि हम मूवमेंट पोएट्री को जन्म देंगे। अब ये जो मूवमेंट पोएट्री जब आई तो डायलन थॉमस जो थे ही ऑल्सो वेंट टू सपोर्ट कि हाँ बाबा आई सपोर्ट मूवमेंट पोएट्री, लेकिन उनका जो रीज़न था वो एंटायरली डिफरेंट था। तो जहाँ पे इलियट और ऑडेन की पोएम से इनको क्या प्रॉब्लम थी मूवमेंट पोएट्स को कि ये बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है, इट्स नॉट मेंट फॉर लाइक नॉर्मल पीपल। वहीं जो ये लोग थे इन्हें डायलन थॉमस की पोएम से भी प्रॉब्लम थी कि इसकी पोएम जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कि कुछ तो भी हो रहा है कि बच्चों जैसी पोएम इसने कुछ भी लिख दी, जैसे कि उल्टी कर दी है वर्ड्स की, ड्रंक विथ वर्ड्स, ऐसी चीज़ें उनके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि इसकी जो डायलन थॉमस की पोएम्स हैं ये इस टाइप की पोएम्स है कि कोई भी बच्चा भी लिख सकता है ऐसा। तो उन्हें इतना बच्चों जैसी पोएम भी नहीं चाहिए थी, लेकिन उन्हें इतनी डिफ़िकल्ट पोएम्स भी नहीं चाहिए थी कि जिसको पढ़ने के लिए नॉर्मल लोग पढ़ ही ना सके, कि आपको उतना लर्नड उतना वाइज होना पड़ेगा पोएम पढ़ने के लिए। तो ये रिएक्शन थी उसकी तरफ। अब हम आगे बढ़ते हैं अगर, तो अब जैसे कि हम पहले अभी तक हम इतनी सारी पोएम्स पढ़ चुके हैं, पोएट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम जानते हैं कि उस वक्त जब पोएट्री शुरू हुई थी, जब लोगों ने पोएम लिखना शुरू किया था, तो ऐसा माना जाता था कि जो पोएट है ही इज़ समथिंग वेल अबव एंड बियॉन्ड द नॉर्मल पीपल। वो कॉमन मैन नहीं है, उसमें कुछ तो एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल पावर है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा विजन है जो कि आम लोगों को नहीं दिखाई देता है। विलियम ब्लेक ने भी अपने इंट्रोडक्शन ऑफ सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में कहा था कि जो पोएट है ही hears the voice of the bard who present past and future sees, कि जिसे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर सब दिखाई देता है। वो भले ही अंधा ही क्यों ना हो, लेकिन उसे कुछ अलग चीज़ें दिखाई देती हैं जो आम लोगों को नहीं दिखाई देती। और इसका एक एग्जाम्पल, एक नहीं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन जैसे कि कुबला खान, क्रिस्टाबेल या द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर, इस टाइप की जो पोएम्स है उसमें भी एक स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है जो कि आम लोग नहीं कर सकते। तो इस सब चीज़ों से जैसे कि एक और इम्प्रेशन होता है ना कि बाबा पोएट होने के लिए आपको आप में कुछ तो जादुई शक्तियाँ होनी चाहिए, आप में कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। टी.एस. इलियट भी उसी लेवल पे माने जाते थे कि उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ कह दी कि हमारी ये जो दुनिया है ये बंजर ज़मीन की तरह है। ये सब चीज़ें हर कोई तो नहीं बोल सकता है, हमारी तरह आम लोग तो नहीं बोल सकते हैं। तो अभी तक ये माना जाता था कि जो पोएट्स है दे हैव समथिंग एक्स्ट्रा, वो नॉर्मल नहीं है। द पोएट इज़ एन एक्सेप्शन अमंग द डल रूट्स, for he alone has been stirred by the spring rain into the awareness of the drought condition, कि जब बहुत भयंकर सूखा पड़ा हुआ है तो पोएट ही है जो कि सूखी हुई जड़ों की तरह नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर ही बारिश हुई है और सिर्फ उसे ही चीज़ें समझ में आ रही हैं, बाकी लोगों की तरह वो नहीं है। अब डायलन थॉमस जो है, इनके आने से क्या हुआ, इनकी पोएट्री से, कि जो लोग हैं उन्हें लगा कहीं ना कहीं समझ में आया कि ऐसा कुछ नहीं, डायलन थॉमस की पोएम्स आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और उससे इंस्पिरेशन भी मिल रहा है लोगों को, लेकिन कि इट्स अ पावरफुल ओवरफ्लो ऑफ स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स, की बहुत ज़्यादा पावरफुल ओवरफ्लो है उसकी जो फीलिंग्स का। ही इज़ स्पेशली वल्नरेबल टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, जैसे कि एओलियन हार्प और अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि विंड है, अलग अलग आवाज़ें आ रही है नेचुरल वर्ल्ड में, जो जो चीज़ें हो रही है ही इज़ वेरी वेल अवेयर ऑफ इट, उनके बारे में वो लिखते हैं और अपने जो फेलो राइटर्स या जो रीडर्स हैं उनके साथ वो शेयर भी करते हैं। और इसीलिए जो मूवमेंट पोएट्री जब आई तो उन्होंने कहा कि पोएट जो है ही इज़ ऑल्सो अ नॉर्मल मैन, वो भी एक कॉमन मैन है, वो कॉमन चीज़ें करता है, उसमें ऐसा कुछ अमेजिंग दृष्टि नहीं है, कुछ लाइक दूरदृष्टि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ही एक नॉर्मल सा इंसान है, नॉर्मल चीज़ें करता है, उसके बारे में कुछ भी स्पेशल या हेरोइक नहीं है। अगर इग्नू की बुक से रीड करूँ तो जैसे लिखा हुआ, फॉर द मूवमेंट पोएट्स देर आर नो हीरोज़ एंड नो हेरोइक एक्ट्स, इट इज़ द कॉमन प्लेस दैट इज़ एक्सॉल्टेड। तो इसी तरीके से जो इन सब के साथ, इन सब रीजंस की वजह से जो है हमारी मूवमेंट पोएट्री का जन्म हुआ। मूवमेंट पोएट्री में सटल विट है, इंस्टेंस कपल विद आयरनी है, विट है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है सिंटैक्टिकल एंड स्टाइलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ द पोएम पे, पर्टिकुलर रिदम पे,
और मतलब पहले कैसा था कि आपके इमोशंस जितने हैं वो उस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब जो है वो एक्चुअली उसकी ये किस टाइप की पोएम है, इसमें कितने फॉर्म्स हैं, क्या स्टैंजाज हैं, कितना पोएटिक ये है, ये सब चीज़ें इनके ऊपर ध्यान दिया जाने लगा। द फिनिश ऑफ द फाइनल पोएम रादर दैन इट्स इमोशनल कंटेंट इज़ वंस मोर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मूवमेंट पोइट्री के बारे में। आई ट्राइड माई बेस्ट, और इसकी मैंने नोट्स अलग से नहीं दिए, क्योंकि अगर आप इग्नू की बुक में जो यूनिट 49 है वहाँ पे पढ़ेंगे तो पहले 5 पेज में ही, एक्चुअली पहले 4 पेज, उसमें बहुत अच्छे से काफ़ी ईजी इंग्लिश में सब कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। जो मैंने अभी आपको समझाया बस वही चीज़ उन्होंने वहाँ लिखी हुई है। तो बस आप उसको रीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जो भी मैंने यहाँ अभी कहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में उसमें मैं फ़िलिप लार्किन्स की लाइफ के बारे में डिस्कस करूँगी, एंड उसके आगे की वीडियोज़ में हम उनकी सारी पोएम्स जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो आई होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।